प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर से आपको पता होगा भी हमने जो 16.3 है उसका बेसिक कवर कर लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। और बच्चों मैंने आपको कहा भी था कि जो आपका 16.3 है वो एक ऐसा इस चैप्टर का पार्ट है जहाँ पे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशन है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि प्रैक्टिस सही तरीके से रखोगे इन क्वेश्चन की तो आपको बच्चों कोई भी तरीके का डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बच्चों एक एक लैंग्वेज को बारीकी से पढ़ना है और उसका अगर मतलब समझ जाते हो तो फिर आपको पता है भी प्रोबेबिलिटी जितना आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। वैसे देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी आपका सबसे ईजी चैप्टर होता है, क्यों? वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम होती है, फॉर्मूले ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस डायरेक्टली वैल्यू रखो, सॉल्व आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ करते हैं तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 है, आराम से बच्चों इसकी लैंग्वेज को समझिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए मैन इज नोन स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। यानी हमें एक जानकारी दी गई है कि कोई पर्सन है, मैन स्पीक ट्रूथ, यानी क्या बोलता है? सच बोलता है। वो कब, कितनी कंडीशन में? कि 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 3 बार वो क्या बोलता है? सच बोलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे आप डेटा लिख सकते हो कि 4 में से 3 बार वो व्यक्ति बच्चों क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है, यानी सत्य बोल रहा है, ट्रुथ, ट्रू है। ठीक है, बात समझ आएगी? यानी 3 आउट ऑफ 4 वो क्या बोल रहा है? सच। ये उसकी हमें एक क्वालिटी दी है। ये कमी मान लो एक बार झूठ भी बोल रहे हैं। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। वो क्या करता है? एक पासे को फेंकता है और हमें ये बताता है कि उस पर 6 आया, यानी 6 आया। अब बच्चों आप खुद सोचो, भाई 2 केस है, आप खुद ये दिमाग लगाओ कि भाई मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ, भाई आपको ये पता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि डैश पर 6 आया है, पासे पर 6 आया है, इसका मतलब पासे पर 6 आया ही है। ये आपको पता है जब मैं सच बोल रहा हूँ तो 6 ही आया है, मेरे बोलने का मतलब यही हुआ। लेकिन अब अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई जो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं उसने एक 6 आया, मतलब 6 नहीं आया। बात समझ आ रही है? कि यदि वो सच बोल रहा है तो 6 आया है, लेकिन यदि वो झूठ बोल रहा है तो 6 नहीं आया। तो 2 केस बन गए या नहीं बन गए? तो वो कहता है 6 उसके आने का मतलब, सच बोल रहा है तो 6 आया, झूठ बोला तो 6 नहीं आया। 2 केस बन रहे हैं। अब आपको इन दोनों केस को स्टडी करना है। बात समझ आई है बच्चों? नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, आराम से सुनिए। ये भी आपको जो कंडीशन दी उसमें मैंने इवन का मतलब ये मान लिया कि वो क्या बोलता है? ट्रू। और E2 का मतलब वो क्या बोल रहा है? झूठ, यानी फॉल्स स्टेटमेंट उसका। ठीक है भाई, सत्य, और ये हो जाएगा असत्य। 2 केस है। ठीक है, बस समझ आई? अब ये क्या कह रहा है कि वो जो ट्रू है वो कितनी बार है? 4 में से 3 बार, यानी 4 में से 3 टाइम वो ट्रूथ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो P1 होगा वो 3/4 नहीं होगा क्या? ठीक है, और एक बार झूठ बोल रहे हैं तो P2 क्या होगा? 1/4। इतनी बात बच्चों एक बार क्लियर हुई है नहीं? सिर्फ इतना देखो एक बार, जो इतनी बात है वो दिमाग में बैठी है नहीं बैठी? ठीक, मैंने क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे 4 में से 3 बार सच बोल रहे हैं, हमें ये पता है। चलो बहुत अच्छी बात है, पता है। तो आगे देखो फिर क्या दिया कि वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। अब देखो बच्चों आगे इस स्टेटमेंट को समझो। अब वो क्या कह रहा है कि ही रिपोर्ट कि 6 अपीयर ऑन डाइस। उसने ये बोल दिया कि पासे के ऊपर 6 आया, पासे के ऊपर, यानी जो डाइस है आपका उसके ऊपर 6 आया, वो ये बोल रहे हैं। तो अब आप खुद समझो बच्चों कि यदि उसने सच बोला है, भाई वो बोल रहा है कि पासे के ऊपर 6 आया और उसने हमें ये पता चल जाए कि वो सच बोल रहा है, तो पासे पर 6 है या नहीं? तो होगा।
भी ये पता है कि वो व्यक्ति सच, अब मान लो कोई व्यक्ति है वो हमेशा सच बोलता है, हमें इसके बारे में ये पता है, और फिर वो कहता है कि 5 से पर उछाला तो 6 आया, तो मतलब क्या हुआ कि 6 आया ही है, तभी उसने बोला है, कि झूठ तो वो बोलता ही नहीं है। तो इसका मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो चलिए किसी को अगर बात समझ नहीं आई हो तो 5 से पे आप सब जानते हो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने केस होते हैं बेटा? 6 केस होते हैं या नहीं होते? 6 केस होते हैं ना, तो 1/6। अब मान लो PE/E2, यानी जब वो झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, तब वो कहता है कि भाई डाइस पे 6 आया है, आपके पास से पर 6 आया, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इस बात का? भाई मैं ये मान लो, मैं आपको ये पता है भाई मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, मान लो, वैसे बोलता नहीं हूँ, सिर्फ मानने के लिए गया। कोई बच्चा ये सोचता है कि हाँ सर तो झूठ बोल रहे हैं, फिर जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए, मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ और आपको ये बोल दिया मैंने कि 5 से पर 6 आया, मतलब क्या हुआ? भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 6 आया है, तो मतलब वो नहीं आया, यही मतलब हुआ ना। यदि मान लो मैं बोल रहा हूँ 6 और 5 से पर 6 ही आया है, तो वो तो फिर सच हो गया। भाई वो स्टेटमेंट मेरा बोला हुआ झूठ कब होगा? भी वो कह रहा है कि 5 से पर 6 आया, तो वो झूठ कब होगा? यानी तो वो तो तभी होगा ना जब 6 नहीं आया, तभी वो असत्य होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज तो वो ट्रू है। तो इसका मतलब 6 नहीं आया, तो जो बाकी कुछ भी हो 5/6 होगा। भाई 6 नहीं आने का मतलब ये थोड़ा ना 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 4 या 5 में से कुछ नहीं आ सकता, वहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों हो जाएगी 5/6। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात समझ आ गई होगी। 2 केस है बच्चों, एक बार वो सच बोल रहा है या झूठ, 4 में से 3 बार सच बोला 3/4, एक बार झूठ है तो 1/4। यदि वो कह रहा है कि 5 से के ऊपर 6 है, सच बोल रहा है तो सच में 6 आए 1/6। अगर वो झूठ बोल रहा है, कह रहा है 6 आया, तो इसका मतलब 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा है वो, आगे की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। आगे की लैंग्वेज में ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, यानी वास्तविकता में 6 है। वास्तविकता में तो 6 बच्चों यहाँ है कि यहाँ पे तो वो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तब है। वास्तविकता में 6 यहाँ आया और उसने बोला सच, तो 6 है। तो आपको बच्चों जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो E1 की कंडीशन पे अप्लाई करना है। तो PE1/E हो जाएगा PE1 PE/E1, नीचे आ जाएगा PE1 टोटल प्रोबेबिलिटी E/E1 प्लस PE2 और PE/E2। ठीक है, यही आएगा। क्लियर है इतना? तो आगे करते हैं इसको। तो वैल्यू 3/4 इंटू 1/6, तो ये तो 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। तो बच्चों 4 6 सभी के नीचे कैंसिल कर दो, ऊपर 3/3 प्लस 5, तो रिजल्ट आएगा 3/8। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो कठिन नहीं है, जो फॉर्मूला है वो कठिन नहीं है, सिर्फ आपको ये कंडीशन इनकी वैल्यू पता करनी आनी चाहिए और फाइंड आउट क्या करना है वो पता करना आना चाहिए। तो एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा ना अब तो चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार आपके, और कितने मार्क्स में 6 मार्क्स के लिए। तो अब सोच लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन के क्या है, प्रोसेस लंबी नहीं है, लेकिन जो इसका आइडिया लगाना आपको वैल्यूज का वो थोड़ा सा बढ़िया है। ये आपको यही तो समझना है यहाँ पे। ठीक है, यदि बच्चों इतनी बात आप सीख जाते हो तो मान के चलो प्रोबेबिलिटी खत्म है, फिर आपकी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 21, क्वेश्चन की प्रोसेस के ऊपर आते हैं, ध्यान से समझना है इसके लैंग्वेज को। लैंग्वेज में क्या बोल दिया गया, ध्यान से सुन जो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है कि सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट
इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, यानी एक HIV जो टेस्ट होता है, HIV परीक्षण होता है, उसकी विश्वसनीयता कुछ निम्नलिखित प्रकार से आपकी आगे है। देखो, ऑफ पीपल हैविंग HIV, मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव रोग है, पॉजिटिव का मतलब वो रोग है और नेगेटिव का मतलब वो डिजीज नहीं है, ठीक है। HIV पॉजिटिव है तो जब आप HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, यानी उसमें आप जो 90% लोगों की जो आप जांच करोगे उसमें वो क्या होगे, सही जांच आएगी। मतलब क्या है, जो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है। देखो, अब आपको सर पॉजिटिव है तो जांच करने की जरूरत क्या है बच्चों, एक बात बताओ, खुद सोचो कि आपको कोई भी डिजीज है, कोई भी व्यक्ति की कोई डिजीज हो, क्या आपको डायरेक्टली पता चल जाता है? डायरेक्टली पता नहीं चलता। हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं जो भी है, अगर उसके अंदर वो पॉजिटिव दिखाते हैं तो हम मानते हैं। मान लीजिए भी कोई व्यक्ति वो HIV पॉजिटिव तो एक्चुअली में, लेकिन हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता, तो हमने क्या करवाया, उसका टेस्ट करवाया। तो ये कह रहा है कि 90% जो केस है उसमें वो पॉजिटिव दिखाता है, यानी उसकी 90% केस की जांच एकदम सही होती है। भाई पॉजिटिव है और जांच सही हुई है तो पॉजिटिव ही दिखाएगा ना। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बट 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी जो उसमें वो 10% लोगों का एक्चुअली में ये पता नहीं कर पाता। अनडिटेक्ट का मतलब आपको सही पता नहीं चल पाता, सही पता नहीं चलने का मतलब हम क्या मानेंगे, उसको नेगेटिव ही मानेंगे ना। तो बताइए बच्चों, पहले इतनी बात समझ आई या नहीं? आराम से दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए, इसकी लैंग्वेज को दिमाग में बैठाइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि आपने क्या किया, एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति का टेस्ट किया, भाई ये जानने के लिए कि वो पॉजिटिव है या नहीं। भाई एक्चुअली वो पॉजिटिव है लेकिन हमें नहीं पता, हमें तो कब पता चलेगा, टेस्ट से। तो ये कह रहे हैं कि जो मशीन जिससे आप चेक कर रहे हो उससे 90% केस में तो हमें ये पता चल जाता है कि सही, तो मतलब वो पॉजिटिव है। लेकिन जो 10% केस ऐसे होंगे जहाँ पे हमें सही पता नहीं चल पाता। अब कोई पॉजिटिव है, सही पता नहीं चला, इसका मतलब जांच में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। क्लियर हो गया? आगे इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूँ। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, फ्री ऑफ HIV यानी जिनके HIV नहीं है, तो जिनको मैं HIV क्या मान लूँ, नेगेटिव मान लूँ। ये जो पीपल है जिनके HIV नहीं है इनको नेगेटिव मान लूँ, जो फ्री है। 99% ऑफ द जज टेस्ट आर जज, यानी इनके जो बच्चों 99% केस है वो सही होते हैं चेक। मान लो किसी कोई व्यक्ति आपके पास वो HIV नेगेटिव है और उसका टेस्ट एकदम सही हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट में भी वो क्या दिखाएगा, नेगेटिव ही दिखाएगा ना। भाई आपने इसे फिल्मों में देखा होगा, भाई कोई भी चीज़ हो, मान लो आप किसी व्यक्ति कोई रोग डिजीज है ही नहीं और टेस्ट में वो डिजीज आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट गलत हुआ है ना। तो यदि टेस्ट सही होता तो वो डिजीज नहीं आती। तो मान लीजिए भी यहाँ पे इसके रोग है ही नहीं HIV, तो उसका अगर टेस्ट सही हुआ तो टेस्ट में क्या होगा, डिजीज नहीं आएगी। लेकिन ये आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोविंग HIV पॉजिटिव, यानी लेकिन 1% चाहे किसी की भी गलती से, मान लो मशीन की गलती, मान लो कोई भी गलती से 1% को बेवजह वो पॉजिटिव बता देगा। एक्चुअली में इसके वो डिजीज है नहीं, लेकिन मशीन से गलत जांच हो जाती है, टेस्ट गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा भी ये HIV पॉजिटिव है। ठीक है, आगे। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, एक लार्ज पॉपुलेशन है, पूरे गांव की जो भी जनसंख्या उसमें 0.1% है वो HIV पॉजिटिव है। 0.1% HIV पॉजिटिव कितने हैं, 0.1%। इसको अगर मैं ढंग से लिखूँगा तो बच्चों प्रतिशत हटाया, बट नीचे 2 0 पॉइंट लगाऊंगा तो ठीक है। यानी पूरा जो गांव है, यदि मान लो उसके अंदर 1000 पीपल है, 1000 लोग हैं, तो उसमें से एक HIV पॉजिटिव है। अगर 10,000 हैं तो 10 पॉजिटिव है, 1 लाख है तो 100 पॉजिटिव है, 10 लाख है तो 1000 पॉजिटिव है, इस तरीके से। यानी उनका 0.1% टोटल पॉपुलेशन यानी टोटल जनसंख्या का इतना पॉजिटिव है। आगे आगे कह रहा है कि 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी इनमें से हमने कोई एक व्यक्ति चुना, तो कितने
नेगेटिव है, 1 से माइनस कर दो, 1000 से 1 पॉजिटिव है तो 999 फिर सही होंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी एक व्यक्ति को हमने चुन लिया, किसी को भी, और गिवन दी HIV टेस्ट, उसका HIV टेस्ट लिया। तो सबसे पहले बच्चों बात, तो जब आपने व्यक्ति को चुना तो आपने यहाँ से चुना या यहाँ से, या दोनों का कंबाइंड? आपने टोटल जनसंख्या से चुना है। आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपने सिर्फ एक व्यक्ति को चुना है, तो व्यक्ति को चुना जाएगा यहाँ से, यहाँ से नहीं, ये तो टेस्ट होने के बाद में पॉजिटिव नेगेटिव है, पहले हमने वहाँ से चुना ना टोटल जनसंख्या में से, फिर टेस्ट किया तब रिजल्ट बनाया। ठीक है, तो एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम या हर एज HIV पॉजिटिव, यानी जो डॉक्टर है आपका पैथोलॉजिस्ट, वो क्या बताता है कि HIV पॉजिटिव बताता है उसे। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैज HIV, यानी उसके रियल में HIV है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो बच्चों हमें बतानी है, यानी एक्चुअली रियलिटी में उसके HIV होगी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मान लिया मैंने E1 का मतलब मान लिया HIV पॉजिटिव जो एक्चुअली में है यहाँ से, तो PE1 सबसे पहले तो क्यों मैं जनसंख्या से चुनूंगा ना, मुझे थोड़ी ना पता है देखते ही कि HIV पॉजिटिव है नहीं। E2 का मतलब मैंने लिया HIV नेगेटिव, तो PE2 क्या आएगा 999/1000। ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा ना, बात समझ आ गई होगी इतनी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर भी, पहले आपने या तो यहाँ से चुना व्यक्ति को या यहाँ से चुना, उसके बाद जब आपने टेस्ट किया पॉजिटिव आफ्टर टेस्ट, ऐसे लिख देता हूँ, टेस्ट के बाद पॉजिटिव आए पता चला है, तो जब एक्चुअली में उसके था तब हमें पॉजिटिव की पता चलने की कंडीशन कितनी है 90/100 है, और PE/E2 इस केस में कितने पॉजिटिव आते हैं टेस्ट के बाद 1/100। देखो बच्चों, एक बार मैं हट रहा हूँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंडीशन का, उसके बाद मैं इसको एक बार वापस बताऊँगा। देखो बच्चों, आराम से देख लिया होगा, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आराम से बच्चों लैंग्वेज को समझो, क्योंकि यदि इतनी बात समझ आ जाती है तो फिर क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं बचा। देखो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी गांव है, एक कोई भी विलेज है, वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है बच्चों, उसमें से 0.1% HIV पॉजिटिव है। कितना? 0.1%। तो यदि बच्चों में 0.1% का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, और HIV नेगेटिव कितने हैं बच्चे भी हो ही जाएंगे। अब बच्चों सबसे पहले आपको जब ये टेस्ट करना है तो सबसे पहले तो आप व्यक्ति को चुनोगे ना, सीधा थोड़ी ना कह दो कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो टेस्ट के बाद बोला जा सकता है, पहले तो नहीं बोला जा सकता। तो सबसे पहले तो मैंने व्यक्ति चुना, यदि यहाँ से है तो वो E1 है, यहाँ से है तो E2 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसका टेस्ट करवाया। हमने क्या किया, उसका टेस्ट करवाया जिसको भी हमने चुना। तो जब हमने टेस्ट करवाया, यदि वो एक्चुअली में पॉजिटिव था, यदि वो एक्चुअली में क्या था, पॉजिटिव था, तब जब उसका टेस्ट करवाया तब तो 90% केस में तो ये पता चलेगा वो पॉजिटिव है, लेकिन 10% केस में ये चलेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ पॉजिटिव को देखना है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि पॉजिटिव आफ्टर टेस्ट, तो 90/100। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी आएगी उसके पॉजिटिव होने की 90/100। लेकिन यदि वो नेगेटिव था, जिसे मैंने E1 माना, इस केस में पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/100, यानी जांच गलत हो रही है उसकी। लेकिन हमें तो रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अब रिपोर्ट में जो पॉजिटिव आएगा तो हम तो एक बार ये मानेंगे ना भाई वो पॉजिटिव है, जो हो नेगेटिव। तो PE/E2 भी क्या मान लिया 1/, बात समझ आ गई होगी बस। तो ये तो केस है। ठीक है भाई, यदि
सिर्फ पॉजिटिव देखो, कोई कहेगा सर ये दो वैल्यू, ये दो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मान सकते हो, या ऐसे एक्स्ट्रा में है, क्वेश्चन के थ्रू इसका कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कोई यूज नहीं है। अब ये आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन इज एक्चुअली पॉजिटिव, यानी वो सच में पॉजिटिव है। तो बच्चों देखो यहाँ पे तो नेगेटिव था, पॉजिटिव आया मशीन की गलती से, लेकिन सच में तो पॉजिटिव नहीं है। ये आपको पता चला वो व्यक्ति पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको कैसे पता चला? भाई मशीन ने बताया, जांच में आया, लेकिन एक्चुअली तो नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव तो यही केस है, यानी आपको इवन वाला केस पता करना है। कौन सा केस पता करना है बच्चों? आपको इवन वाला। क्यों? इवन वाले केस में वो एक्चुअली पॉजिटिव है, यहाँ पे तो बेवजह पॉजिटिव दिखाया गया उसको। तो आपको चाहिए पी इवन अपॉन ई की, तो आप लिखोगे पी इवन ई अपॉन इवन डिवाइड बाई पी इवन पी ई अपॉन इवन प्लस पी ई टू पी ई अपॉन ई टू, कुछ ऐसा। पी इवन कितना है बच्चों मेरे पास? ये 1 अपॉन 1000 इंटू 90 अपॉन 100 डिवाइड बाई 1 अपॉन 1000 इंटू 90 अपॉन 100 प्लस ये आएगा 999 अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन 100। ध्यान से देखो तो सबका बेस सेम है, कैंसिल कर दो तो ये आएगा 90 अपॉन प्लस 999। तो इनको जब ऐड करोगे तो 90 अपॉन 1089, ठीक है। 9 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 10 121। इसको इससे डिवाइड कर दो या इतने छोड़ दो, इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 0.083 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। वैसे यहीं तक छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? कोई डाउट है क्या क्वेश्चन से रिलेटेड? अच्छा देखो, मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी उलझी हुई है, लैंग्वेज उलझी हुई है। कोई पॉजिटिव है, जांच में पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव है, जांच में पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये केस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। हाँ, लेकिन यदि आप इसकी एक एक लैंग्वेज को, एक एक स्टेप को आराम से लिखते जाते हो, जो जो दिया है उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखते जाओ। सारा डेटा लिख लो पहले, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जो सबसे पहले उसने क्या चुना, व्यक्ति को चुना पॉपुलेशन से, टेस्ट तो बाद की बात है। तो इन दोनों को इवन टू माना। उसके बाद टेस्ट में पॉजिटिव आया तो ये दोनों केस लूंगा ना, ये तो नेगेटिव वाला है और ये इसने टेस्ट में पॉजिटिव वाला केस लेने को कहा है, तो बस वो केस ले लो। उसके बाद एक्चुअली पॉजिटिव कब है? जब पॉजिटिव था और टेस्ट में भी पॉजिटिव है तब एक्चुअली पॉजिटिव है। नेगेटिव था लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव आने का मतलब तो क्या वो एक्चुअली में तो नेगेटिव है। बस ये बात थी, ठीक है। तो बच्चों ये बुक का क्वेश्चन करते हैं 16.3 का। देखो सिक्सटीन पॉइंट 3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इससे अभी हमने क्वेश्चन किया उनसे मिलती जुलती ही लैंग्वेज है, ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा केस है। वाइल अनदर बैग सेकंड कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है, एक बैग और है, 5 रेड 6 ब्लैक। चलो ये भी ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी 1 बैग। यानी अब क्या दे दिया, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ कि बच्चों आपके पास टोटल 2 बैग हैं। पहले बैग में 3 लाल है 4 काली है, दूसरे में 5 लाल और 6 काली बॉल हैं, यानी रेड और ब्लैक, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपने क्या चुना, एक बैग को चुना। सबसे पहले आपने किसको चुना, बैग को। बोल तो बाद की बात है, तो बैग चुनवा। तो फर्स्ट बैग को E1 मान लो 1/2 और सेकंड बैग को E2 में मान लेता हूँ, तो 1/2। अब आप सर 1/2 क्यों है बेटा, खुद सोचो 2 बैग आपके पास है, एक उठाना है 2 में से। कितने बैग है, 2 में से एक को उठाना है,
तो क्या करोगे, 1/2 तो होगा। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन बैग, इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल क्या है, रेड है। जो ई है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों, रेड बॉल की। अब आप देखो, यदि आपने रेड बॉल इवन बैग से बॉल निकाली, कौन से बैग से, सॉरी फर्स्ट बैग से, तो उसके अंदर रेड 3 है और टोटल से आता है, तो 3.7 होगी ना उसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। इवन के अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3.7, ठीक है। इसके अंदर 5 रेड है और टोटल 11 है, तो इसकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 5/11। इतनी कहानी समझ आ गई, कोई डाउट है? आगे देखो ये क्या कह रहा है, आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब ये कौन से बैग से निकाली गई हो, सेकंड बैग से। कंडीशन समझ आ रही है, सेकंड बैग यानी E2, तो PE2/E फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PE/E2 डिवाइड बाई PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2, ओके। देन आगे देखो, PE2 क्या है, 1/2 और ये है 5/11, और वो है 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। तो देखो 1/2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, हो जाएगा। ऊपर 5/11 पढ़ा रहने दो एक बार, नीचे 77 क्या आएगा एलसीएम, 11 उधर गया 33, यह आ गया 35, तो 5/11 इंटू 77 ऊपर आ गया, यह आ गया नीचे 68, 7 पे गया तो आ गया 35/68, ये लीजिए। हाँ, अब यदि आपको इसको पॉइंट में बनाना है तो आप पॉइंट में बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट है, देख सकते हो। लैंग्वेज समझ आई? तो बस अब यही करना है, कंडीशन दी हुई है, उनमें एक एक कंडीशन को पहले उठाओ, फिर उनके अंदर से क्या क्या कंडीशन है उनको उठाओ, फिर जो मेन कंडीशन है वो किससे रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बैग है, पहले एक बैग को उठाओ 1/2, फिर वो रेड बॉल पूछ रहा है, तो फर्स्ट बैग है तो रेड होगी 3/7, सेकंड बैग है तो रेड होगी 5/11, ठीक है। रेड बॉल निकाल लिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि सेकंड बैग से है तो E2 को महत्व दे दो, हाँ फर्स्ट बैग से होता तो मैं E1 को इंपॉर्टेंस दे देता और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो बच्चों बताइए कोई डाउट है? बताइए बच्चों 16.3 एक मज़ेदार एक्सरसाइज है या नहीं है? तो बच्चों और इसके कुछ मज़ेदार क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो दादा आप एक बार इतना तैयार करो बढ़िया तरीके से। और बच्चों जो ये करवाए ना एग्जाम्पल नंबर 21 बुक का क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम है, होमवर्क है फिर आपके लिए वो जो भी 21 करवाए ना HIV वाला, उससे मिलता जुलता ही है। आप घर पे ट्राई करो, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मैं करवाऊँगा, यहाँ पे करवाऊँगा पक्का, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही करवाऊँगा वो। हाँ लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, शायद आपसे हो जाए तो बच्चों बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको खुद को भी कंडीशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों फिर टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।